Okay, can you explain in simple terms like what autism is and how does autism affect children in their everyday lives, like at school or here? बेसिकली ऑटिज्म जो है ना न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें ये चीज़ होती है बच्चे की जो होती है ना फंक्शनिंग, डेली फंक्शनिंग खराब होती है। लाइक उसमें फंक्शनिंग में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक उसके सोशल इंटरेक्शन उसके नहीं सही होते, वो इनिशिएट नहीं कर पाता, सोशल गैदरिंग से उसको इरिटेशन होती है, उसकी फिक्सेशंस होते हैं डिफरेंट पैटर्न्स के साथ, वो न्यू इन्वायरमेंट से फ्लेक्सिबल नहीं होता है, उसको न्यू इन्वायरमेंट या पैटर्न चेंज हो उसका, तो उससे उसको बहुत इरिटेशन होती है, उसके बहुत क्या बिहेवियर उससे ट्रिगर होते हैं। थर्डली उसमें ये चीज़ होती है कि उन्हें पैटर्न्स पे प्ले करना होता है, अगर पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं तभी उनके टैंट्रम्स आते हैं, उनको सेंसरी इश्यूज होते हैं, लाइक ओवर स्टिमुलेशन अगर लाइट की होती है तभी इशू है कुछ बच्चों को, या फिर म्यूजिक से इशू हो गया, मतलब ये चीज़ें भी आ जाती हैं। मोटर उनकी मूवमेंट रेपिटेटिव होती हैं, लाइक कोई हैंड स्लैपिंग कर रहा है, कोई स्टिमिंग ले रहा है, फिंगर्स टैपिंग कर रहा है, मतलब डिफरेंट रेपिटेटिव मूवमेंट्स भी होती हैं, उनको फ्रेंड्स बनाने में बहुत मुश्किल होती है, उनके हो सकता है कुछ ऑटिज्म की वजह इंटेलेक्ट का बहुत इशू आ जाता है बीच में, वो कॉमोबिट कर जाता है उसके साथ, तो काफ़ी चीज़ें आती हैं, काफ़ी सिम्टम्स आते हैं, जिससे उनकी डेली फंक्शनिंग जो ऑक्यूपेशनल आती है, वर्क आती है, लर्निंग आती है, सोशल आती है, उसमें फंक्शनिंग में डिस्टर्ब हो जाती है। और स्कूल में आप देखें कुछ बच्चे जो होते हैं हाई इंटेलेक्ट के साथ होते हैं, वो स्कूल भी गोइंग होते हैं, उनके बिहेवियर मैनेज होते हैं थेरेपी लेने के बाद, अगर वो स्कूल जाते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं स्टिल उनको कह लेंगे ट्रिगर कर पाती हैं, क्योंकि पैटर्न्स में कुछ फिक्सेशंस होती हैं, अगर वो स्टिल मैनेज हो रही हैं, थेरेपी ले रहे हैं, सही तरीके से मैनेज नहीं हुई हैं, तो वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर जाती है। तो इनके इर्द गिर्द का एनवायरमेंट, और इनको हमें इतना मैनेज करना होता है कि अगर कोई बच्चा ऑटिज्म के साथ स्कूल जा रहा है तो उसको उस टाइप पे रिस्पॉन्स कैसे करना, तो वो ऑनगोइंग थेरेपी के साथ उनकी कंटिन्यू ही रहती है। थेरेपी से हम कभी कभी बच्चे को हटाने का करते हैं कि क्योंकि सारी बात है, एक बच्चा थेरेपी लेके एक मैनेज हुआ है, वो स्कूल जा रहा है, तो रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम कंटिन्यू दोनों चीज़ें ही रखवाते हैं, ताकि स्कूल में भी हम गाइड प्रॉपर करते हैं कि टीचर्स को, उनके फ्रेंड्स को हमें कहीं से उनका साइको एजुकेट करते हैं कि आपने इस तरीके से मैनेज करना है, कि आपका अगर इस तरह रिस्पॉन्स आने वाला है, आपको पता है कि इस एनवायरमेंट में ट्रिगर होने वाला है, आप इन्वायरमेंट चेंज करें, आप डिस्ट्रैक्ट करें उसको, और किस तरीके से आपने कौन सी इंटरवेंशन इसके लिए तब यूज़ करनी है, तो इस तरीके से हम मैनेज करते हैं थोड़ा। And what are the challenges you face while running this organization? हाँ, बेसिकली चैलेंजेस तो बहुत वैरायटी के होते हैं। जैसे अगर हम बच्चों की बात करें, जैसे मेन चैलेंज जो मुझे लगता है, और ये नॉर्मली हर बच्चे के साथ हमने फेस की है, कि हम बच्चे पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, प्रोग्रेस आती है, बच्चे की आना स्टार्ट होती है, कुछ रीज़न होता है कि पेरेंट्स उनको जो होते हैं वो छुट्टियों पे ले जाते हैं, कुछ हो जाता है थेरेपी में बहुत लंबा गैप आ जाता है, तो चीज़ें उन्होंने लर्न की होती है सारी ऑनलाइन हो जाती हैं, बिहेवियर्स पहले से बहुत ज़्यादा कह लें कि स्टबन बिहेवियर्स बना के ना वो फिर हमारे पास आते हैं। कुछ रीज़न्स ये होते हैं कि बच्चे की मेडिकल इश्यूज़ भी कुछ बच्चों के साथ होते हैं, लाइक कुछ बच्चे जो ऑटिज्म उनके साथ अपने इफेक्ट्स भी पड़े होते हैं, कुछ के मेडिकल रीजंस होते हैं, या कुछ और इनको डायग्नोज हुआ होता है मेडिकल इश्यूज़ में, तो उस वजह से भी बच्चों के ना बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा स्टबन हुए होते हैं, और बहुत ज़्यादा इनकी वजह से ना परेशान होते हैं बच्चे। और कुछ चीज़ें ये भी हम रिग्रेस भी बच्चे बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। एक एज आती है कि बच्चे लर्न अच्छे करें, प्रोग्रेस जा रहे हैं, वो बीमार थे, जैसे कुछ एक में क्लाइंट है, वो अच्छी ऑटिज्म की थी क्लाइंट, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा अच्छा लर्न किया, प्रोग्रेस आई, हम लोग के बहुत से क्राइटेरिया पूरा हो गया था, लेकिन उसको बीच में फिट पड़ा, तो वो उसका एपिलेप्टिक फिट था, तो उस बहुत बुरी रिग्रेस कर दी, मतलब उसकी कह लेंगे जो हम 0 से 50 तक आए थे ना, हम 0 से दोबारा 10 तक चले गए थे। ये चीज़ें होती हैं। फिर उसमें एक ये रीज़न कुछ पेरेंट्स की तरफ से भी आते हैं कि वो उनको लगता है कि आप अगर थेरेपी में आए हो ना, तो बच्चा एक दिन महीने में प्रोग्रेस कर जाएगा, बच्चा बहुत आगे चला जाएगा हमें, लेकिन जबकि हम उनको पहले दिन बताते हैं कि बच्चे वेरे करते हैं, कुछ बच्चों के बैरियर्स होते हैं, कि लाइक कुछ बच्चे का जैसे कॉम्प्लाइंस का बैरियर हो गया है, कि उसको ब्रेक करने में भी हमें टाइम लगता है, बैरियर ब्रेक होगा तो वो बच्चे में प्रोग्रेस आने लग जाएगी, फिर वो कहते हैं कि इस बच्चे की प्रोग्रेस आ रही है, इस बच्चे की नहीं आ रही, तो बच्चे भी इंटेलेक्चुअली भी वेरे करते हैं, तो इस चीज़ में हम लोग थेरेपी में तो 100% दे रहे हैं, लेकिन बच्चे का कह सकते हैं ना डुअल थेरेपेटिक अप्रोच होती है, थेरेपी काम नहीं करेगी, और हाँ जी बट दैट डजंट मीन कि थेरेपी नहीं करेगी, इट्स जस्ट दैट कि बच्चे एग्जैक्टली, तो इट टेक्स टाइम हर किसी, और ऊपर से मैं ये भी कहती हूँ कि बच्चों की मेंटल एज भी बड़ी मैटर करती है। लाइक देखिए, अगर सपोज हमने बच्चे की एक्सपेक्टेशन, बच्चे की एज फिजिकल एज 12 साल है, हमने एक्सपेक्टेशन 12 साल की रखी है, उसकी मेंटल एज उसकी है ही नहीं, उसकी मेंटल एज 4 साल है, 5 साल है, तो इसमें कसूर हमारा या पेरेंट्स का ही होता है, जो नहीं रिकमेंड कर, हम लोग रिकमेंड करते हैं वो नहीं करवाते हैं, कि असेसमेंट प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए बच्चों की, ताकि हमारे पास में क्राइटेरिया हो कि मेंटल एज बच्चे की इतनी, तो उससे इतनी ही एक्सपेक्टेशंस हम लगाएं, उसको वही टारगेट सिखाएं, वरना हम उसको प्रेशराइज इतना ना करें। वो बच्चे के साथ भी ज्यादा हम कर रहे होते हैं, और अपने साथ भी कर रहे होते हैं कि हम लोग उनको ओवर प्रेशर करके और अपने आप को ओवर प्रेशर कर रहे थे, हमने इतनी चीज़ें फुलफिलिंग का क्राइटेरिया करना है। तो ये मेन रीजन मुझे लगता है कि यही जो हमें चैलेंजेस सामने हमारे आते हैं, कि गैप आ जाता है, या फिर एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा। थर्डली मैं कहती हूँ कि जो अवेयरनेस नहीं होती है पेरेंट्स को कि थेरेपी होती क्या है, कैसे लेके चलना है। अगर एक दिन थेरेपी में आए तो सेकंड दिन वो जो चेंज चाह रहे होते हैं कि सेकंड डे ही हमें चेंज मिल जाए उस चीज़ में, तो ये 2-3 चीज़
रीजंस हैं जिस वजह से It takes time. तो जैसे आप कह रही हैं कि गैप आ जाता है थेरेपी में, तो आप क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करती हैं टू ओवरकम दैट सिचुएशन? बेसिकली देखो, जैसे अगर पहले बच्चा है कि उसके बिहेवियर डिस्टर्बेंस थे, हमने तो उसको रीइंफोर्समेंट में रख के उसको चलाया है, जैसे भी किया, हम लोग साथ पेरेंट्स को भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका बिहेवियर बच्चे को घर में भी आपने ऐसे ही काम करते हैं, हम प्रॉपर जो है ना उनको प्लान बना के देते हैं। लेकिन अगर बच्चा, सारी बात है, अगर एक बच्चे को हमने एक चीज़ सिखाई है, उसका बिहेवियर था, हीटिंग का था, जैसे मर्जी हमने काम करवाया है और वो गैप के बाद आया है, तो उस बच्चे का बिहेवियर वो और मजीद स्ट्रगल हो गया। क्योंकि साथ साथ बच्चों का बिहेवियर स्ट्रगल हो रहा है, जब घर में जो बच्चे को है ना इन चीज़ों पे रीइंफोर्स किया जाता है, बच्चा रोना स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल बच्चा रोता है, उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, बच्चे को कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करते, हम रोना स्टार्ट करते हैं, हमने उसको एक दफ़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया बच्चे को कि आपको ये चीज़ मिलेगी आफ्टर दिस वर्ड, ठीक है। पहले हम उसको प्रैक्टिस भी वो चीज़ करवाते हैं, बच्चा अंडरस्टैंड करा, कंप्लीमेंट करा, हमने इंस्ट्रक्शन दी थी, बच्चे ने अगर उस टाइम रोना स्टार्ट किया है, ठीक है, हमने एक रिस्पॉन्स लिया, उसको लर्न करवाया, पहले हमने एक रिस्पॉन्स दिया, 2 रिस्पॉन्स दिया, कुछ चीज़ प्रोवाइड कर दी, फोर्स प्रोवाइड कर, तो बच्चे ने लर्न कर लिया, जैसे जैसे चीज़ होती रहेगी हम वो चीज़ रिस्पॉन्स बढ़ाते रहेंगे, इन्फोर्समेंट हम लंबे रिस्पॉन्सेस के 4 to 5 के बाद देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर बच्चा बिना वजह जिद कर रहा है, कुछ कर रहा है, हम उसको टेंशन नहीं देंगे, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। अगर एक दिन हम बात मान लेंगे किसी वजह से, तो वो सेकंड टाइम भी वो वही चीज़ करेगा। घर में बेसिकली यही चीज़ होता है, अगर बच्चे को हमने चीज़ लर्न करवाई ना कि इन्फोर्समेंट आपको कब मिलनी है, तो घर में होता है कि वो बच्चा रो रहा था कि जी उसको बॉल चाहिए, तो पेरेंट्स से प्रोवाइड कर देते, वो 5 मिनट रोए, अगर 5 मिनट वो रोया, अगली दफ़ा वो 10 मिनट भी रो लेगा, उससे अगली दफ़ा आपने फिर प्रोवाइड कर दी 10 मिनट का, वो अगली दफ़ा 1 घंटा भी रो लेगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत स्मार्ट होते हैं, इनको अपनी बात मनवाना आती है, इसी तरह उनके बिहेवियर इन्फोर्स होते हैं। तो फिर आप जैसे आप जैसे पूछ रहे थे कि आप कैसे फिर ओवरकम करते हो इसको, तो सही बात है, जब वो आता है फिर हमें जीरो से दोबारा वो इन्फोर्समेंट उसको सिखानी पड़ती है, उसको रिस्पॉन्स देना सिखाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, लर्न How can we as a society do a better job of accepting, including and supporting children with autism? बेसिकली जो हम लोग एज अ सोसाइटी में कहना चाहूँगी, देखिए अगर आपको स्टार्टिंग में कोई चीज़ नज़र आ रही है, रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, आप उसको इग्नोर मत करो, आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस, तो अब तो बहुत ज़्यादा आगे भी है इस सारी चीज़ों की ना, ऑटिज्म की, ADHD की, ID की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, हाँ जी, इन सब की बहुत अवेयरनेस है। तो अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ ऐसा रहता है, तो आप उसको डिनाइल में मत जाओ, पेरेंट्स बहुत डिनाइल में जाते हैं, आप कंसल्ट करो। अगर कुछ जैसे अब मैं कहना चाहूँगी, जैसे अब स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों के, और मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको ऑटिज्म वगैरह किसी चीज़ के सिम्टम है, लेकिन इम्पल्सिविटी एक्सट्रीम उनकी होती है, उनकी हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा आ रही होती है उनमें, लेकिन बाकी चीज़ों का क्राइटेरिया नहीं उनका फुलफिल हो रहा था, क्योंकि उनमें स्क्रीन टाइम, एक बच्चा जब 6 महीने का तब से आप लोग उसको स्क्रीन टाइम 6 से 8 घंटे दे रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनका ब्रेन डेवलप होगा पूरे तरीके से? ब्रेन डेवलप हो ही नहीं सकते। जब देखो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ये है कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में इफेक्ट पड़े हैं, इस वजह से वो चीज़ हो रही है। तो आप खुद एक किस्म के एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं आप एटलीस्ट उनको मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। आप स्क्रीन टाइम बच्चों पे कम कर सकते हो। आप बच्चों में अगर रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, उनको अवेयरनेस, आपको उनको नहीं, आपको अवेयरनेस है, आप उनके तक कन्वे कर सकते हो कि हमें आप इस तरह आगे प्रोसीजर है, आप किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, आप उनके पास जाएं, थेरेपी करें, उस चीज़ की अवेयरनेस हो सकती है। और डिनाइल में पेरेंट्स को नहीं जाना चाहिए, और इर्द गिर्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इस चीज़ की आपको करनी चाहिए। स्कूल वगैरह में अब मैंने काफ़ी हद तक देखा है कि स्कूल वगैरह में बच्चों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की अवेयरनेस दी जा रही है, तो वो अपने पेरेंट्स को बताएं, पेरेंट्स इस तरह आगे कन्वे होती है चीज़ें, तो वो चीज़ें हमें आगे लेके चलनी चाहिए। जैसे कि before in the question you said कि we have a lot of traditional based therapy. Do you think are there any new tools, technologies or materials that can be used for therapy? So that more people can recover more quickly than it takes a lot of time. बेसिकली जो मेरी खुद की, मैं जैसे इंटरवेंशन यूज़ करती हूँ ऑनसेट डेवलपमेंट के लिए, जैसे बच्चों के ऑनसेट नहीं डेवलप होते हैं। अब कुछ थेरेपीज में ऐसे होता है, मैंने बहुत जगह देखा कि अगर 30 मिनट्स का सेशन है तो थेरेपिस्ट जो होता है ना कंटिन्यूसली 30 मिनट्स में उसको बिठा ही रखता है ज़बरदस्ती, उससे बच्चा जो वो लर्निंग करता है, उससे वो आधा घंटा आपके पास तो रिस्पॉन्स दे देता है। तो आप जो है उसको ज़बरदस्ती काम तो यहाँ करवाते हो, लेकिन घर जाकर वैसे रिस्पॉन्स होते ही नहीं है। तो आप इसमें ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, लाइक ये आप कार्ड्स के थ्रू चलो करवा रही हो, हमारे अभी में अगर फ्लैश के कार्ड्स के थ्रू आप उसको वर्क टाइम और ब्रेक टाइम का कॉन्सेप्ट दे रहे हो, लेकिन आप ऑफ टेबल ऑन टेबल का कॉन्सेप्ट हर सेशन में होना चाहिए, जो मुझे लगता है। अगर बच्चे का कैलिपर है ना 5 मिनट तक, तो वो काम 5 मिनट बैठ के करते हैं, तो आप 5 मिनट कैलिपर उसका रखो और ऑन टेबल एक्टिविटीज़ करवाओ उसको, फिर आप फिजिकल एक्सरसाइज बीच में ऐड कर दो, लाइक 2 मिनट्स आप कोई ऐसा फिजिकल टास्क रख दो जो उसको टेबल से उठ के करना पड़े। तो उसमें एक चीज़ होगी कि बच्चा बोर भी नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगा, तो उसकी एनर्जी आ रही होगी, फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, वो उसकी उस टास्क में निकल जाएगी। फिर नेक्स्ट के 10 मिनट्स 5 मिनट्स वो अपना
इसी तरह बैठ के रिस्पॉन्स करेगा, सही तरीके से करेगा। तो विद टाइम प्रोग्रेस आप देखो, कैलिपर 5 मिनट से ज़्यादा हो गया, 10 मिनट हो गए, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज़ करते रहो, ब्रेक टाइम इंक्रीज़ करते रहो। आप इस तरह डेवलप करो कि वर्क टाइम ब्रेक टाइम का कॉन्सेप्ट उस चीज़ में आ जाए, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या पूछा था थेरेपी में? Yes, modern ways of therapies. मॉडर्न वेज में बेसिकली देखिए APA जो है ना, मुझे लगता है परफेक्ट है। अगर हम टूल्स वगैरह की बात करें ना, टूल्स वगैरह ऐसे टेक्नोलॉजी की तरफ आए, मुझे ऐसा लगता है थेरेपी जो है वर्चुअल हो ही नहीं सकती है। आप इसको लेके ही इस तरह चल सकते हो, फिजिकली थेरेपी हो सकती है। ऐसा कोई टूल इतना मैंने अभी देखा भी नहीं है, ना मेरा इस चीज़ का एक्सपोजर है पर्सनली कि मैं आपको कुछ बता सकूँ कि ये चीज़ आ सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है APA जो फिजिकल हम करवा सकते हैं ना, लाइक कुछ बच्चे को ऑनलाइन सेशंस होते हैं, आप वैसे नहीं करवा सकते हो। इन बच्चों को फिजिकल ही नीड होती है कि फिजिकल इनको काम करवाया जाए, और उसी तरह इनको जैसे हम रिइंफोर्समेंट जो भी हम आगे प्रोसीजर फॉलो होते हैं वो हम फिजिकल वे में ही फॉलो करें। वर्चुअल तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करने का ही कहती हूँ कि जो चीज़ हम फिजिकल कर सकते हैं आपको प्रोवाइड ही करते हैं, आप वर्चुअल की तरफ जाओ ना, टूल्स की तरफ जाओ ना। अगर इंशाल्लाह कोई ऐसा चीज़ बनती है और मुझे समझ में आती है तो ज़रूर मैं उस चीज़ को प्रमोट करूँगी उसमें। लेकिन टूल्स वगैरह हम ऐसे कर सकते हैं, कुछ ऐसे हम ऐप्स या कुछ ऐसे हम पेजेस वगैरह बनाएं, कुछ ऐसे हम कैंप्स लगाएं जिसमें पेरेंट्स को एटलीस्ट अवेयरनेस हो, इर्द की सोसाइटी को अवेयरनेस हो, जो इस चीज़ों का सपोर्ट करे। लाइक जैसे फैमिली से काफ़ी कंप्लेंट्स होती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो दूसरों के घर में जाके ना चीज़ें पकड़ लेगा, उसको पसंद होती हैं चीज़ें इस तरह की, तो मतलब मुझे शर्म आती है। वो रिश्तेदार मुझे बोलते हैं कि आपके बच्चा इस तरह करता है, तो मैंने अवॉइड कर दिया फैमिली में जाना। तो ऐसी अवेयरनेस पहले से उन लोगों को कि इस बच्चे में थोड़े बहुत इश्यूज हैं, अगर इसको ये चैलेंजेस फेस करने पड़े तो हमें अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट कैसे रखना है। मतलब अवेयरनेस हमें सिर्फ पेरेंट्स के लिए भी नहीं रखनी, हमें इर्द गिर्द सोसाइटी के लिए भी रखनी है कि आपको एट द मोमेंट आपको कैसे डील करना है उस चीज़ को। तो क्योंकि बहुत अजीब वैरायटी करेंगी मैं उसको वैरायटी के हमारे पास बिहेवियर्स होते हैं कि वो वेरे कर रहे होते हैं, कुछ एक्सेप्टेबल भी होते हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते होते सोसाइटी ना। तो लेकिन हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है इस चीज़ के लिए। Last question, as you have said before, the parents when they first find out that their child is facing autism or something like that, they just go directly into the denial. What else could they do to not just worry but prevent autism? बेसिकली ऑटिज्म देखो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसमें ये 100% सही हो ही नहीं सकता, ये लाइफ टाइम चलता है। लेकिन आप जितना अच्छा चाहोगे इसको मैनेज कर सकते हैं आप लोग। आप डिनाइल में जा रहे हो, आप उससे ये चीज़ होती है, बच्चे की थेरेपी नहीं होती तो बच्चे के बिहेवियर मजीद स्ट्रगल होते रहते हैं, और वो इस हद लेवल तक पहुंच जाता है कि पेरेंट्स के कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं चीज़ें। तो आप डिनाइल में जा रहे होते हैं, उसका नुकसान सिर्फ बच्चे को और आपको हो रहा होता है, किसी को नहीं हो रहा होता, किसी सोसाइटी में ना हमें हो रहा होता है ना किसी और को हो रहा होता है। तो डिनाइल के अलावा आप ये सब थेरेपी करवा सकते हो, आप उसको मैनेज इतना अच्छा कर सकते हो। ऑटिज्म के साथ बच्चे स्कूल भी जाते हैं, ऑटिज्म के साथ बच्चों ने डिग्री भी ली हुई है, मतलब क्योंकि वो मैनेज होते हैं। मेरे खुद के 3 बच्चे क्लाइंट हैं, वो स्कूल जाते हैं, वो कार्य सबसे पढ़ते हैं, वो स्पोर्ट्स करते हैं, वो ट्यूशन पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो मैनेज्ड है। उनको 3 साल के थे, उसके 3.5 ईयर्स के थे जब से उन्होंने थेरेपी स्टार्ट की है। अब वो माशाल्लाह से 14, 15, 16 साल के थे तीनों बच्चे, और वो अभी भी ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, गाइड सबसे बढ़ सब कुछ करते हैं। और इनको देख के डर भी नहीं सकता इनको ऑटिज्म, अनटिल उनकी थोड़ी स्पीच खराब है, स्पीच बोले तो उसमें डिस्टर्बेंस आती है, तब पता चलता है कि भाई इनको थोड़ा सा इश्यूज हैं, तब तक नहीं। तो मैनेज आप जितना अच्छा कर सको उतना अच्छे से आपके जो है ना बच्चे आगे चल पड़ेंगे। और कह लें कि अगर आप इसको डिनाइल में जाते हो, आप बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि उनको बच्चों का इंटेलेक्ट इतना होता ही नहीं कि उनको पता कि भाई मेरी सेल्फ स्किल्स उनकी बहुत कम होती हैं कि अपने लिए कुछ कर सकें। एटलीस्ट इतना उन पर काम करो कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने काम एटलीस्ट खुद कर सकें, ठीक है। अपने गैजेट में बैठे उनको तब पता है मैंने कैसे बिहेव करना है, अप्रोप्रिएट बिहेव्स आप उनको बिहेवियर्स उनको सिखा सकते हैं। So what from this whole interview I have figured out is that you're trying to say that we should not deny any of these symptoms. We should just go for therapy as fast, and as a society we should accept that. And